वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखते हैं चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ठीक है, यानी निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। देखिए, इससे पहले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के 5 जो टाइप्स थे या 5 फॉर्म्स के अंदर जिसको डिवाइड किया गया था उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं इससे थोड़ा आगे बढ़ के, ठीक है, आगे बढ़ के मतलब वो जो हमने अध्ययन किए थे उसे हम प्राइवेट की तरफ ले जा सकते हैं, और अब जो हम अध्ययन करेंगे उसे हम गवर्नमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी सरकार से जुड़ी हुई। देखिए, इंडियन इकोनॉमी यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो बाकायदा 2 तरह से काम कर रही है। ठीक है, 2 तरह से काम कर रही है, मतलब एक तो वो कर रही है प्राइवेट में और एक वो कर रही है पब्लिक में। ठीक है, प्राइवेट मीन्स निजी और पब्लिक मीन्स सार्वजनिक कह सकते हैं आप। ठीक है, तो जो प्राइवेट निजी जो काम कर रही थी, तो निजी के अंतर्गत कौन कौन से प्रारूप आ गए थे? एक फर्स्ट जो था सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व। सेकंड पार्टनरशिप, साझेदारी। थर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, फोर्थ जेएचएफ बिजनेस यानी हिंदू अविभाजित परिवार। ठीक है, और फिफ्थ था हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इनके 5 के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। ये जो 5 थे, ये 5 और अब जो हम अध्ययन करेंगे 3, वो तीनों मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। इट मीन्स जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? मिश्रित। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये इन 5 के बारे में तो हम अध्ययन कर लिए, और अब जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, वैधानिक उपक्रम और गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम आगे अभी जो हम पार्ट 1 की बात करेंगे उसके अंदर केवल हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात करेंगे, यानी विभागीय उपक्रम की बात करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या था? देखिए, प्राइवेट जो सेक्टर की बात करें यानी प्राइवेट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर क्या था कि जो इसका ऑब्जेक्ट था वो क्या था? प्राइवेट का तो क्या था? प्रॉफिट, लाभ कमाना। और गवर्नमेंट का क्या है? सर्विस। इट मीन्स सेवा उद्देश्य। यानी गवर्नमेंट के जो सेक्टर के अंतर्गत जो कंपनीज हैं या गवर्नमेंट के जो अभी डिपार्टमेंटल जो हैं या स्टैट्यूटरी है या कंपनीज हैं, उनका जो मूल उद्देश्य यानी जो मेन ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है? सर्विस। ठीक है, ऑनरशिप जो है प्राइवेट के अंतर्गत तो उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में होती है जिसे हम कह सकते हैं सोली मान लीजिए। ठीक है, कंपनी के अंदर भी कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, और आपके जेएचएफ में जो है उसके अंदर जो करता है, ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स हैं, सोल में सोल ही होता है। तो कुल मिला के ऑनरशिप जो है वो 1 हैंड ही होती है। ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर जो पब्लिक जो सेक्टर है उसके अंदर जो आपकी ऑनरशिप होगी वो किसकी होगी? गवर्नमेंट। ठीक है, यानी किसकी? सरकार की। सरकार इसके अंदर मालिक होती है। इसके अलावा बात करें अब प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो है या प्राइवेट सेक्टर जो है उसका तो प्रॉफिट उनका स्वयं का होता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रॉफिट है वो किसके लिए होता है? सोशल। सोशल मीन्स हम आम लोगों के लिए, क्योंकि वह जो पैसा सरकारी कंपनी जो पैसा कमा के देती है वो पहले तो उसी डिपार्टमेंट में जाता है और उसके बाद में वो सरकार के रेवेन्यू की हिस्सा बनता है। ठीक है, और वो रेवेन्यू का हिस्सा कहीं ना कहीं पे सरकारी योजनाएं यानी जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग्स है उन्हीं में यूज होता है। इसके बाद है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देखिए, प्राइवेट के अंदर तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक तरह से एक अच्छी जो नागरिक के तौर पर इनमें जो काम कर रहे हैं उनको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए, परंतु क्या वे रख पाते हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, पर जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है यानी सरकारी जो पब्लिक जो सेक्टर है उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो अकाउंटेबिलिटी बाकायदा क्या है? सोशल होती है, यानी जवाबदेही वाली अकाउंटेबिलिटी होती है, चाहे वो सोशल हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिर में मैंने आपको पहले और अब वाले को क्यों समझाना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि पहले जो प्राइवेट था वो हम पढ़ के आ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो है आपका डिपार्टमेंटल
अंडरटेकिंग्स, विभागीय उपक्रम। ठीक है, अब ये विभागीय उपक्रम क्या है? देखिए विभागीय उपक्रम जो है उसके अंतर्गत क्या होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो, चाहे आप इसको यूं समझ लीजिए कि ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट क्या होता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल, ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल, ये जो डिपार्टमेंट है ये पब्लिक सेक्टर का सबसे पुराना और सबसे जो परंपरागत जो माना जाता है वो डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो डिपार्टमेंट होगा वो बाकायदा किसी एक मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय के पास में विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। देखो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यूँ समझना कैसे है। आप लोगों ने नाम भी जानते हैं और उस बाकी भी जानते हैं, जैसे आपके आ गया रेलवे, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ठीक है, आपके ऑल इंडिया रेडियो, ओके, आपके टेलीफोन, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इतने सारे नाम बताए ना, ये इसके अलावा आप लोग जो जानते भी हैं क्या, दूरदर्शन, डीडी चैनल, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। ठीक है, अब जो भी आप चीज़ समझे इन्हीं के को ध्यान में रखते हुए समझे, यानी यदि मैं जो भी बात कर रहा हूँ आप रेलवे से जोड़ें, टेलीफोन से जोड़ें, आप ऑल इंडिया रेडियो से जोड़ें, दूरदर्शन से जोड़ें, ठीक है, इसके अलावा पोस्ट एंड टेलीग्राम से जोड़ें, कुल मिला के आप अपने इन्हीं के बारे में ध्यान रखते हुए अब इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो अब देखिए ये सबसे ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल है, बिल्कुल सही बात है, रेलवे भारत की बहुत पुरानी है, टेलीफोन बहुत पुराना है, ऑल इंडिया रेडियो पुराना है, पोस्ट एंड टेलीग्राम पुराना है, दूरदर्शन पुराना है, हमारे समय से पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे प्रचलित भी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका खुद का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, तो डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री होती है, तो आपको पता है रेलवे का अलग से मिनिस्ट्री है, पोस्ट एंड टेलीग्राम की आपकी संचार मंत्रालय यानी ठीक है कम्युनिकेशन जो है वो डिपार्टमेंट है, ऑल इंडिया रेडियो और ये आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। ठीक है, और दूरदर्शन ये भी इसी में ही आ जाता है। तो कुल मिला के हर इस तरह के डिपार्टमेंट का कोई ना कोई मिनिस्ट्री से वो डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ कि इसका विशेषताएं क्या है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेचर फीचर्स क्या हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन, यानी इसकी जो फॉर्मेशन जो की जाती है सरकार, इसकी जो स्थापना की जाती है वो एक सरकारी विभाग के रूप में की जाती है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में की जाती है। ठीक है, और इसको बाद में क्या करता है, एक जो डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश करने के बाद में इसको एक संबंधित जो मिनिस्ट्री है यानी एक संबंधित जो मंत्रालय है उससे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑनरशिप, इसका जो ऑनर होगा वो कौन होगा, इसका डिपार्टमेंट से संबंधित मिनिस्ट्री, ठीक है, यानी जो मंत्रालय है वो क्या होगा, इसका ऑनर होगा। ठीक है, यानी कुल मिला के इसका जो कंट्रोल है या इसकी जो स्वामित्व है वो किसके हाथ में होगा, सरकार के हाथ में। ठीक है, गवर्नमेंट इस कह सकते हो, मंत्रालय कह सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट, प्रबंध, इसका जो प्रबंध है वो कौन कहता है, इसका जो प्रबंध है वो मुख्य सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इट मीन्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, इसका जो नियंत्रण करता है वो स्वयं करता है। इसके बाद में इसके अंतर्गत आखिर में ये सीईओ कौन होता है, वो सीईओ कौन होगा, वो एक आईएएस ऑफिसर हो सकता है जो बाकायदा कहाँ से सेलेक्ट होगा, यूपीएससी से, ठीक है, या एसएससी से, कुल मिला के। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, यानी इस विभाग या इस मंत्रालय यानी जो इसका जो विभाग है, जो भी ये विभाग है उसका लेखांकन और उसका अंकेक्षण जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के यानी जो सरकारी जो क्रियाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका अकाउंटिंग और इसकी जो है ऑडिटिंग की जाएगी। अब बाद में आती है इसकी अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी नियुक्तियां कहाँ से होती हैं, यूपीएससी से होती है,
एसएससी से होती है, ठीक है। आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो यानी जो सेवा है प्रशासनिक सेवा, उस सेवा के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं उनको इसके अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा रेलवे के अंदर जो ऊंचे पद हैं वो आईएएस ऑफिसर और एसेक्टर जो होते हैं व्यक्ति वो होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, यानी इन पॉइंट्स के आधार पे आप इस डिपार्टमेंटल के मीनिंग भी लिख सकते हो कि बाकायदा द डिपार्टमेंटल undertaking is the oldest and traditional form of the public sector, ठीक है। It is owned by the government, okay, and it's controlled by the Ministry of attached department, ठीक है। Next, it is इसके अलावा it is responsible या it is accountable for the government, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं the employees are appointing it in by the UPSC then SSC or is its CEO the member of the IAS, ठीक है। यानी जो IAS का सदस्य होगा, IAS जो एग्जाम से जो रिलेटेड जो पास करके जो प्रशासन में आएगा वो इसका प्रबंध यानी इसका मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, ओके। नाउ वी टेक्स द पॉइंट्स इस नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द मेरिट्स, यानी इसके लाभ, इस डिपार्टमेंट के लाभ क्या क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावपूर्ण नियंत्रण। देखिए प्रभावपूर्ण नियंत्रण से मतलब क्या हो गया कि जो इसका जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो किसके हाथ में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो किसके हाथ में है, मिनिस्ट्री के हाथ में, ठीक है। अब मिनिस्ट्री कोई भी हो सकती है जो डिपार्टमेंट से संबंधित होती है, चाहे वो रेलवे हो चाहे कम्युनिकेशन, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। तो उनके द्वारा जो निर्धारित जो नियम हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं नियमों के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब जो कंट्रोल है वो जब मिनिस्ट्री कर रहा है तो इसके अंतर्गत जो भी आप मान लीजिए इसके जो रेवेन्यू हैं या इसके रूल्स हैं, ये कहाँ बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं, आपने शायद सुना होगा हमारे पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है, हमारी संसद। संसद में कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक लोअर और एक अपर। अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा, और लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा। यानी कुल मिला के इसके जो भी कंट्रोल है, इसका जो ठीक है, या इसकी जो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी वो किसके प्रति होती है, पार्लियामेंट के प्रति, संसद के प्रति, संसद में दोनों सदनों के प्रति। क्योंकि इसके बाद जब ये जो डिपार्टमेंट है इसका जो लेखा जोखा है, इसकी जो प्रोग्रेस है, इसकी जो प्रगति है, उसकी रिपोर्ट बाकायदा संबंधित जो मिनिस्ट्री का अंदर जो आपका जो नेता है, ठीक है, उसका लेवल होता है, वो इसकी रिपोर्ट पर्टिकुलर सदन के पटल के ऊपर रखने के लिए, ठीक है। तो कल मिला के जब आपको यदि जनता को जवाब देना है, आपको संसद में जवाब देना है, तो इसका जो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबल होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो कंट्रोल है वो कौन करता है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, यानी सरकारी आय में वृद्धि। देखिए इन उपक्रमों की जो आय होती है वो कहाँ जाती है, बाकायदा सरकार की खजाने में, ठीक है। अतः जो ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो है इनकी जो आप कह सकते हो इनकम है वो बाकायदा पर्टिकुलर फंड में चल जाती है। जैसे रेलवे की हालत भी आप जानते हैं और कंडीशन भी आप जानते हैं, ठीक है। तो रेलवे के द्वारा बाई चांस जो भी इनकम हो रही है तो वो कहाँ जा रही है, रेलवे के मंत्रालय डिपार्टमेंट्स के, वही रेलवे के मिनिस्ट्री के अंतर्गत, है ना। और सदन के अंदर वही रिपोर्ट रखी जाती है कि कुल मिला के इस साल रेलवे में कितनी ट्रेनें हमने लगाई, है ना। इसके अलावा इस बार हमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा सरकार के द्वारा पर्टिकुलर इनको एक अलग से बजट भी अलॉट किया जाता है, ठीक है। उस बजट के अंदर कितना खर्चा हुआ, कितना अधिक लगा, ये सारी जो चीज़ें हैं कुल मिला के इसके अंतर्गत जो हैं आपके डिपार्टमेंटल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो सरकारी आय के में भी जो है इसका जो इनकमिंग और आउटगोइंग यानी जो पैसा आया और गया वो सारा गवर्नमेंट के पास में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी, सरकारी नियंत्रण। देखिए नेशनल सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि
ये जो सहकारी सुरक्षा के रूप में सबसे बेस्ट जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग माना जाता है। क्योंकि यह जो डिपार्टमेंट है वो सीधा किसके कंट्रोल में होता है, मिनिस्ट्री के, मंत्रालय के, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो है मंत्रालय इसका क्या करता है, कंटिन्यू इसका क्या करता है, एग्जामिन यानी निरीक्षण भी करता रहता है, ठीक है। आ गया, आपने देखा है रेलवे के अंदर जो रेल मंत्री होता है वो पर्टिकुलर इसका कंट्रोल रखता है, निरीक्षण करता रहता है, ठीक है। और पर्टिकुलर जो भी आपके कम्युनिकेशन है, मतलब जो डिपार्टमेंट है वो भी इस तरह के काम करता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इजी फाइनेंसिंग, सरल वित्त व्यवस्था। अब वो वित्त व्यवस्था के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो सरकार के द्वारा इसका कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। और जो फाइनेंस जो है इसका अंतर्गत वो सरकार जो है इसको बजट के रूप में दे देती है, ठीक है। बजट के अंतर्गत इनको खर्चा करना होता है अपने, और बाद में जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो बाकायदा फिर बाद में आप सदन के पास में रखी जाती है, और उस इनकम का यूज़ कहाँ होता है, सरकारी योजनाओं में या संबंधित डिपार्टमेंट्स के प्रोग्रेस में, ठीक है। तो ये कुल मिला के अब अभी हमने इसके फीचर्स और इसके मेरिट्स देखे हैं। अब जहाँ मेरिट्स है वहाँ डिमेरिट्स भी हैं। तो डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स हैं इसकी सीमाएँ, ठीक है। सीमाएँ मीन्स जो ये डिपार्टमेंट है उसके द्वारा क्या क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको बाकायदा कम आंकते हैं, कम मूल्यांकित करते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता में कमी। देखिए लोचशीलता फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत कब कहाँ आपको जरूरत पड़ती है कि कई सरकारी जो नियम है वो बहुत कठोर नियम हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं या वो कहाँ पे रखे जाते हैं, सदन के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट के अंदर यदि कोई आपका कोई रूल बन रहा है या कोई जो बिल है वो पेश हो रहा है, संशोधन हो रहा है या ना, तो वो बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सदस्यों की संख्या के आधार पे, वोटिंग के आधार पे या सरकार के जो मंत्रिमंडलों की बैठक के आधार पे इसमें निर्णय लिया जाता है। यानी इसमें एक बार निर्णय लेने के पश्चात में उसको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसके कुल मिला के जो इसके अंदर जो लॉस आया, यानी इसकी जो डिमेरिट्स है, इसकी जो लिमिटेशंस है, इसकी जो सीमाएं, वो क्या थी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि इनमें तो आप जैसे सोल था, पार्टनरशिप था, यहाँ पे तो आप अपनी मनमर्जी से आप अपनी जो भी है डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको बहुत प्रोसेस से गुजरना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। देखिए जहाँ पे सरकार का काम होगा वहाँ पे नियंत्रण जो है सरकार के हाथ में ही होना है, और जो डिसीजन है वो सरकारी व्यक्ति या सरकार के द्वारा ही लिए जाने हैं, ठीक है। तो जब सरकार की बात आ जाती है तो आप भी जानते हैं कि हमारे छोटे से स्थानीय क्षेत्र के अंदर भी यदि हमें डिसीजन लेना के अंतर्गत जो लेने होते हैं हमारे MLAs को या हमारे प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशंस को, तो वो इतनी जल्दी नहीं ले पाते हैं। वो बोलते हैं ओके वी विल सी, हम देखते हैं। तो जब यहाँ पे यह हालत है तो इतने बड़े डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत जो डिसीजन लेने हैं तो कहीं ना कहीं पे वो अकेले तो लिए नहीं जा सकते हैं। उसके लिए बाकायदा स्टेप बाय स्टेप यानी चेन स्केलर के द्वारा जो है उस डिसीजंस को सदन में मान लीजिए संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ पे रखा जाता है, फिर वो आगे प्रोसेस होती है, फिर उस पर विचार होता है, फिर मीटिंग होती है, फिर सहमति और असहमति आती है, और तब जाके फिर वो बाकायदा डिसीजन होता है। तो कुल मिला के जो डिसीजन यदि आपको किसी प्रकार का लेना होता है तो उसमें डिले या उसमें देरी होने की संभावना 100% रहती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। अब देखिए दिन प्रतिदिन इतने काम होते हैं, सरकारी काम होते हैं कि कोई भी काम करवाना है या करना है तो उसके अंतर्गत वो जो आपकी जो फाइल है वो आपको पता है रेड रिबन में ही होती है, इसको लाल फीता भी कहते हैं। तो जो आपकी फाइल है वो रेड रिबन में है, तो दिन प्रतिदिन इतने कार्यकलाप होते हैं, और फिर सरकारी बाबू या सरकारी डिपार्टमेंट तो उनके अंतर्गत जो है वो फाइलें कहीं ना कहीं पे दबती जाती है। आज आपकी फाइल है, इसके ऊपर और कल परसों इस तरीके से फाइल आती जाती है और फाइलों का बड़ा ढेर सा लग जाता है। अब वो कब फाइल आपकी ओपन हो रही है, कब इस डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत काम हो रहे हैं, कब किस तरह की प्रोसेस हो रही है, वो आप कह नहीं सकते, ना आप विचार कर सकते हैं कि कहाँ तक आपका काम आगे बढ़ा है, ठीक है। तो ये जो रेड टेपिज्म है वो सरकारी विभागों में तो प्रायः ही जाता है। तो रेड टेपिज्म इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है
मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब देखिए जहाँ सरकार का मामला आ गया वहाँ पॉलिटिकल नेता तो आने ही आने, तो जो पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, वो इस डिपार्टमेंट का एक मेन लिमिटेशंस के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सरकारी जो व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो कहीं ना कहीं पे इन डिपार्टमेंट्स को कमज़ोर भी कर देता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, प्रतियोगी भावना की कमी। देखिए अब एक एग्जांपल मान लीजिए, जो भी ये डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे प्राइवेट को तो क्या था, बाकायदा प्रॉफिट का काम था, तो वो अपने पास जो है बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर को रखते हुए, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स को रखते हुए वर्क करता था। लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा सरकारी काम है, सरकार के द्वारा जो है कर्मचारियों को पैसा दिया जा रहा है, भले ही वो काम हो या ना हो, क्योंकि दे गॉट सेलेक्टेड बाय यूपीएससी और एसएससी एक्सेट्रा बाय अदर सोर्सेज। तो जो कॉम्पिटिशन्स की जो भावना है वो बहुत कम होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट चाहे कम रेवेन्यू अच्छा दे या ना दे, उनकी सैलरी आनी है। डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है पैसा आना कहाँ से है, बजट से, तो बजट के अंतर्गत तो उनको अलॉट होना ही है। अब भले ही वो सरकार ने जैसे 100 रुपये बजट अलॉट किया और वो 90 रुपये वापस दे रहे हैं, तो 10 रुपये का तो घाटा है, तो घाटा तो सरकार को लगाना, डिपार्टमेंट को तो नहीं, डिपार्टमेंट तो चलता जा रहा है। तो इस प्रकार से कई सारी जो चीज़ें हैं वो इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर देखी जाती है। ठीक है, तो अब तक आपको ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इनके दोनों के बता दिए हैं। इसके अलावा इसके फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आपको अब तक समझ में आ गए होंगे। और मेन बात है, इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स से समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, किसकी ओर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप अपनी बुक्स के अंदर एक बार इसको और रीड कीजिएगा और समझने तो आ ही जाएगा, समझने की कोशिश तो करनी ही है। ठीक है, थैंक यू।